नमस्कार साथियों, मैं रितेश आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल PCS सॉल्यूशन 360 पर स्वागत है। आज मैं आप लोग को बीपीएससी के लिए एडिटोरिया के द्वारा निकाला गया प्रकाशित बुक है जो कि वॉल्यूम 2 में आया है, उसका 15वां प्रैक्टिस सेट और आखिरी प्रैक्टिस सेट कराने जा रहा हूँ। तो आइए अब हम लोग शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो वो था अल्बुकर्क। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अल्बुकर्क। सेकंड क्वेश्चन को देखिए। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने कह रहा है। तो बंगाल का स्थापना किसने किया था? मुर्शीद कुली खान ने। फिर अवध का सादत खान ने। हैदराबाद का निजाम उल मुल्क ने। और कर्नाटक का साआदतुल्ला खान ने। तो याद कर लीजिए कि बंगाल का स्थापना मुर्शीद कुली खान ने किया था, अवध का सादत खान ने किया था, हैदराबाद का निजाम उल मुल्क ने किया था, कर्नाटक का साआदतुल्ला खान ने किया था। महाराजा रंजीत सिंह की प्रशासनिक राजधानी कहाँ थी? तो वो थी लाहौर। महाराजा रंजीत सिंह की प्रशासनिक राजधानी कहाँ थी? तो वो था लाहौर। उत्तरवर्ती मुगल शासकों में सबसे अधिक समय तक शासन किसने किया था? तो वो किया था शाह आलम द्वितीय ने। उत्तरवर्ती मुगल शासकों में सबसे अधिक समय तक शासन किसने किया था? तो शाह आलम द्वितीय ने। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वारेन हेस्टिंग द्वारा नहीं किया गया था? तब वो उसका आंसर क्या हो जाएगा? ई। भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल 1774 से 1785 ईस्वी तक रहा। उपरोक्त सभी कार्य उनके कार्यकाल के दौरान किए गए। तो देख लीजिए वारेन हेस्टिंग द्वारा क्या क्या किया गया? तो राजकीय कोषागार का मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरण किया गया। राजकीय कोषागार का मुर्शिदाबाद से कलकत्ता स्थानांतरण। मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए 1781 में एक मदरसा की स्थापना किया गया। मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए 1781 में एक मदरसा की स्थापना। मुगल सम्राट को मिलने वाला 26 लाख का वार्षिक पेंशन रुकवा दिया। मुगल सम्राट को जो 26 लाख का पेंशन मिलता था वार्षिक पेंशन, उसको भी रुकवा दिया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किया। देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो पाइका विद्रोह, गोमधर कुंवर, यही सुमेलित नहीं है, क्योंकि पाइका विद्रोह जो है उड़ीसा के क्षेत्र में 1817 से 1825 ईस्वी में बख्शी जगबंधु के नेतृत्व में हुआ। गोमधर कुंवर जो लिखा हुआ है वो 1828 ईस्वी में असम में हुए अहोम विद्रोह का नेतृत्व किया। 1828 में क्या हुआ था? अहोम विद्रोह, जिसके नेतृत्वकर्ता थे गोमधर कुंवर। जिसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? गोमधर कुंवर। लेकिन पाइका विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे जो कि उड़ीसा में हुआ? बख्शी जगबंधु। कब हुआ था? तो 1817 से 1825 में। कोल विद्रोह बुद्ध भगत। कोल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता बुद्ध भगत। कुक्का आंदोलन भगत जवाहर लाल। चेर विद्रोह भूषण सिंह। किस प्रांत में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था आरंभ की थी? तो उसका आंसर हो जाएगा सी, मद्रास प्रेसिडेंसी। किस प्रांत में अंग्रेजों ने सर्वप्रथम रैयतवाड़ी व्यवस्था आरंभ की थी? तो मद्रास प्रेसिडेंसी। राम मनोहर राय ने अपनी किस पुस्तक में मूर्ति पूजा का विरोध किया? साथ ही एकेश्वरवाद के सभी धर्मों का मूल बताया। तो वो क्या था? तोहफत उल मुबाहिदीन। राजा राम मोहन राय अपनी किस पुस्तक में मूर्ति पूजा का विरोध किया? साथ ही एकेश्वरवाद को सभी धर्मों का मूल बताया। तो तुहफत उल मुबाहिदीन। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? माने गलत कथन कौन है जो चुनने कह रहा है? तो इसका आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे सही ही हैं। एनी बेसेंट न्यू इंडिया। महात्मा गांधी गलत है, ये इसका हो जाएगा यंग इंडिया।
यंग इंडिया, बाल गंगाधर, केसरी, भीमराव अम्बेडकर, मूक नायक। मूक नायक तो सुमिलित नहीं है पूछ रहा है, तो सब भी इसके अलावा सब सुमिलित है। यह इसके अलावा होना चाहिए तो आंसर इसके हिसाब से बी, लेकिन दिया गया है ई ऑप्शन। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे न्यू नहीं यंग यंग ही होना चाहिए, मैंने न्यू गलती से टाइप हो गया होगा यंग, तब ये ऑप्शन ई करेक्ट है। आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाल गंगाधर तिलक, केसरी और इसके साथ साथ मराठा भी याद रख लीजिएगा। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किसने की? ये बहुत ही आसान सवाल है। एन एम जोशी। एन एम जोशी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना एन एम जोशी कब हुआ था? तो 31 अक्टूबर 1920 को बम्बई में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना किया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। बिहार के लिए एक लगान परिषद, पटना लगान परिषद 1770 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में गठित की गई? तो जेम्स अलेक्जेंडर। जेम्स अलेक्जेंडर। बिहार के लिए एक लगान परिषद, पटना लगान परिषद 1770 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में गठित की गई? तो जेम्स अलेक्जेंडर। जेम्स अलेक्जेंडर। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1917 में गठित सैडलर विश्वविद्यालय आयोग ने में निम्नलिखित में से किस भारतीय को सदस्य बनाया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई। देखिए 1917 ईस्वी में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए डॉक्टर एम सैडलर के नेतृत्व में आयोग का गठन किया। इस आयोग में दो भारतीय, पहला डॉक्टर सर आशुतोष मुखर्जी, कौन थे? सर आशुतोष मुखर्जी, और दूसरा डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद। तो सर आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद ये दोनों ही शामिल थे। जुलाई 1858 में अमर सिंह द्वारा जगदीशपुर में गठित समानांतर सरकार का प्रधान कौन था? तो वो था हरकिशन सिंह। जुलाई 1858 में अमर सिंह द्वारा जगदीशपुर में गठित समानांतर सरकार का प्रधान कौन था? तो हरकिशन सिंह ने। 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष किस राष्ट्रीय नेता को निर्वाचित किया गया था? तो वो किया गया था विट्ठल भाई पटेल। 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का अध्यक्ष किस नेता को निर्वाचित किया गया था? तो विट्ठल भाई पटेल। किस स्थान पर साइमन विरोधी जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में घायल हुए थे? तो वो हुआ था लाहौर। किस स्थान पर साइमन विरोधी जुलूस के नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय ने पुलिस द्वारा लाठीचार्ज में घायल हुए थे? लाहौर। 19वीं सदी में भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार के लिए निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण योगदान था? तो वो था 1 2 3 तीनों प्रबुद्ध भारतीय, ईसाई धर्म प्रचारक, ब्रिटिश सरकार। 19वीं सदी में भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार में निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण योगदान था? तो प्रबुद्ध भारतीय, ईसाई धर्म प्रचारक, ब्रिटिश सरकार। निम्नलिखित में से किसने कहा था कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग सूक्ष्म जनसंख्या का ही प्रतिनिधित्व करती है? तो वो है लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग सूक्ष्म जनसंख्या का ही प्रतिनिधित्व करती है? तो लॉर्ड डफरिन। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित घटनाओं में सबसे बाद में कौन सी घटना घटित हुई? तो वो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। वर्ष 1931 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के निम्नलिखित घटनाओं में सबसे बाद में कौन सी घटना घटित हुई? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। 19 नंबर। और इसमें और थोड़ा सा देख लीजिए कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, इसको फाइंड आंसर कैसे करेंगे जो बता देता हूँ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ था। 7 सितंबर 1931 को। और भगत सिंह को फांसी कब दिया गया था? तो 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन कब हुआ था?
तो 26 से 29 मार्च 1931 को हुआ था। और गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब? तो 7 सितंबर 1931 को। तो देखिए सबसे लास्ट में यही हुआ था, तो आंसर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हो जाएगा। 19 क्वेश्चन नंबर देखिए। 19 कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने किस वर्ष नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की? तो 1894 में। दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने किस वर्ष नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की? तो 1894 में। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना किए थे। 1904 में कौन से आश्रम की स्थापना किया? फिनिक्स आश्रम की स्थापना किया। दक्षिण अफ्रीका में ही उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। इंडियन ओपिनियन नामक अखबार कहाँ से निकाला? तो दक्षिण अफ्रीका से। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो राजेंद्र प्रसाद ने इंडिया, एक सेकंड, ये पहले गलत नहीं है, गलत है। भगत सिंह द इंडियन सोशलिस्ट, ये गलत है, क्योंकि द इंडियन सोशलिस्ट नामक पत्रिका लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा प्रकाशित किया गया था। श्यामजी कृष्ण वर्मा भारतीय क्रांतिकारी अधिवक्ता एवं पत्रकार थे। भगत सिंह के द्वारा ये जो बोला जा रहा है कि निकाला गया द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, ये गलत है, क्योंकि ये किसके द्वारा? तो लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। बाकी सुभाष चंद्र बोस इंडियन स्ट्रगल, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इंडियन स्ट्रगल, सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा बंदी जीवन, सचिंद्र नाथ सन्याल द्वारा बंदी जीवन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इंडिया डिवाइडेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इंडिया डिवाइडेड। कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्तावों में निम्नलिखित में क्या शामिल नहीं था? तो वो था भारतीय न्यायालय की शक्तियों का विस्तार। कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्तावों में निम्नलिखित में क्या शामिल नहीं था? तो भारतीय न्यायालय की शक्तियों का विस्तार। 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में बिहार से कितने व्यक्ति शामिल हुए? तो हुआ 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में बिहार से कितने व्यक्ति शामिल हुए? 2। चंपारण के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी? तो वो लिखा पीर मोहम्मद यूनिस ने, पीर मोहम्मद यूनिस ने। चंपारण के राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास नामक पुस्तक किसने लिखी? पीर मोहम्मद यूनिस ने। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया? तो वो बनाया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने किलो खरी को अपनी राजधानी बनाया? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। अपने शासनकाल में विद्रोहों को दबाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने 4 अध्यादेश पारित किए। निम्नलिखित में से कौन कौन से अध्यादेश में शामिल नहीं था? तो वो था ऑप्शन ई। देखिए, खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने बार बार विद्रोहों को दबाने के लिए उपरोक्त 4 अध्यादेश जारी किए। देख लीजिए, पहला अध्यादेश, सरकारी पेंशन, दान में प्राप्त भूमि, उपहार आदि वापस लेकर सभी व्यक्तियों पर कर लगाना। सरकारी पेंशन, दान में प्राप्त भूमि, उपहार आदि वापस लेकर सभी व्यक्तियों पर कर लगाना। गुप्तचर विभाग का गठन किया। फिर मादक द्रव्य, शराब, भांग आदि का प्रयोग तथा जुआ खेलने पर रोक लगाना। मादक द्रव्यों, शराब, भांग आदि का प्रयोग तथा जुआ खेलने पर रोक लगाना। फिर सरदारों एवं अमीरों की दावतों, विवाह संबंधों पर प्रतिबंध लगाना। नेक्स्ट सवाल, दिल्ली सल्तनत में किसानों पर सिंचाई कर कितना लिया जाता था? तो वो लिया जाता था उपज का 1/10 भाग। दिल्ली सल्तनत में किसानों पर सिंचाई कर कितना लिया जाता था? तो उपज का 1/10 भाग। 27 नंबर देखिए, 27 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मौर्यकालीन मंत्री परिषद से संबंधित युग में सुमेलित है? तो दीवाने रियासत अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बाजार नियंत्रण, ये संबंधित था बाजार नियंत्रण से। दीवाने रियासत बाजार नियंत्रण विभाग से संबंधित था और आरंभ करने वाला शासक था अलाउद्दीन खिलजी। फिर देखिए, दीवाने अमीर कोही, ये शुरुआत किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवाने अमीर कोही ये संबंधित था कृषि विभाग से। दीवाने अमीर कोही संबंधित था कृषि विभाग से, शुरू किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। दीवाने खैरात शुरू करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, और ये संबंधित था दान विभाग से। दीवाने खैरात किस चीज़ से संबंधित था? तो दान विभाग से। दीवाने अरीज ये संबंधित था सैन्य विभाग से, और शुरू किया था बलवन ने शुरू करवाया था बलवन ने। दीवाने अरीज शुरू किया था बलवन ने, और ये संबंधित है सैन्य विभाग से। नेक्स्ट सवाल,
निम्नलिखित में से कौन सा सही कला अनुक्रम बढ़ते क्रम में सजाने कह रहा है? तो देखिए क्या है, शंकराचार्य से अभी तीन वो है, चैतन्य, शंकराचार्य, रामानुज। इसका आंसर जो होगा शंकरा रामा चैतन्य, माने शंकर उसके बाद राम उसके बाद चैतन्य, आप याद रख लीजिएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि डेट पे ये डिसाइड होगा। शंकराचार्य का समय काल था 788 से 820। शंकराचार्य का क्या समय था? तो 788 से 820। और रामानुज का क्या समय काल था? तो 1017 से 1137। 1017 से 1137। चैतन्य का समय काल था 1486 से 1534, ये था। 1486 से 1534 चैतन्य का समय काल था। रामानुज का समय काल था 1017 से 1137। शंकराचार्य का 788 से 820। अकबर ने किसकी अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी? तब वो की थी फैजी। अकबर ने किसकी अध्यक्षता में एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी? फैजी ने। लीलावती गणित की पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद मुगल काल में किसने किया था? तो वो किया था फैजी ने। लीलावती गणित की पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद मुगल काल में किसने किया था? तो फैजी ने किया था। 31 मोडी लिपि का प्रयोग किसके लेखों में किया गया था? मोडी लिपि का प्रयोग किसके लेखों में किया गया था? तो मराठों के राज्य में। मोडी लिपि का प्रयोग किसके लेखों में किया गया था? तो मराठों के राज्य में। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो वो है सर्प। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? सर्प। निम्नलिखित में से किसकी मान्यता बौद्ध धर्म के अंतर्गत थी? तब वो थी आंसर ई। देखिए, बौद्ध धर्म में आत्मा की अमरता के अस्तित्व को अस्वीकार करने के बावजूद वे पुनर्जन्म एवं कर्मवाद को मानते थे। मोक्ष की अवधारणा बौद्ध धर्म में मौजूद था। मोक्ष की अवधारणा कहाँ था? तो बौद्ध धर्म में, और जैन बौद्ध धर्म में था। बौद्ध धर्म में आत्मा की अमरता के अस्तित्व आत्मा की अमरता के अस्तित्व को अस्वीकार करने के बावजूद वे पुनर्जन्म एवं कर्मवाद को मानते थे। पुनर्जन्म और कर्मवाद को मानते थे, लेकिन आत्मा की अमरता नहीं मानते थे। मोक्ष की अवधारणा बौद्ध धर्म में मौजूद थी। इसलिए आंसर ये हो जाएगा। ये तीनों ही सही था। निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है? तो कौन सा युग में सुमेलित है? तो इसमें भी आंसर क्या हो जाएगा? ई। देखिए क्यों, जितने भी आपको आंसर दिए गए हैं वो सारे के सारे सुमेलित हैं। प्रशास्ता को कारागार का अध्यक्ष कहते थे। प्रशास्ता को क्या कहते थे? कारागार का अध्यक्ष। व्यावहारिक को प्रमुख न्यायाधीश कहते थे। कर्मांतिक को उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष कहलाते थे। कर्मांतिक क्या कहलाते थे? तो उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष। नगर का कोतवाल पौर कहलाता था। पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ था? तो वो हुआ था मध्यपाषाण काल में। पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल में हुआ था? तो मध्यपाषाण काल में। सौरमंडल को किस ग्रह पर सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? तो वो पाया जाता है बुध। सौरमंडल के किस ग्रह पर सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? बुध। निम्न में से कौन उत्तर अमेरिकी के मैदानों में प्रवाहित होने वाली गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन है? तो वो है ब्लैक रोलर। निम्न में से कौन उत्तरी अमेरिका के मैदानों में प्रवाहित होने वाले गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन हैं? तो ब्लैक रोलर। निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की? तो आर्यभट्ट ने। निम्नलिखित में से किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव स्थानिक मान की खोज की? तो आर्यभट्ट ने। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र था? तो वो था गांगेय घाटी। तो वो क्या था? गांगेय घाटी। प्राचीन भारत में द्वितीय नगरीकरण से संबंधित क्षेत्र था गांगेय घाटी। उपनिषद मुख्यतः किस विषय पर केंद्रित है? तो वो है दर्शन पर। उपनिषद मुख्यतः किस विषय पर केंद्रित है? तो दर्शन पर।
निम्नलिखित में से कौन संकुचनशील मौद्रिक नीति का उदाहरण है? तो वो है केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को कोष प्रतिभूतियां बेचना। निम्नलिखित में से कौन संकुचनशील मौद्रिक नीति का उदाहरण है? केंद्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को कोष प्रतिभूतियां बेचना। संघीय बजट 2022-23 में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो वो है 6400 करोड़ रुपया, 6400 करोड़। संघीय बजट 2022-23 में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? 6400 करोड़। सामाजिक न्याय तथा समता के साथ आर्थिक विकास किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो वो है 10वीं पंचवर्षीय योजना। सामाजिक न्याय तथा समता के साथ आर्थिक विकास किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना। व्यापार सुगमता सूचकांक कितने मापकों पर तैयार किया जाता है? तो वो है 10। व्यापार सुगमता सूचकांक कितने मापकों पर तैयार किया जाता है? 10। भारत के किस बंदरगाह का नामकरण अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है? तो वो है कांडला। भारत के किस बंदरगाह का नामकरण अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह कर दिया गया है? तो कांडला। किस वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास एवं जलवायु परिवर्तन में को जोड़ा गया है? तो वो जोड़ा गया है 2011-12। किस वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण में पहली बार धारणीय विकास एवं जलवायु परिवर्तन को जोड़ा गया है? 2011-12। 47 देखिए, भारतीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन की पहचान करें। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल 2। बड़ी सिंचाई परियोजना के अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि आती है। भारतीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन की पहचान करें। तो बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के अंतर्गत 10,000 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि आती है। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार के बाद भी देश की कृषि मानसून आधारित है। बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है। इसमें जो बादामी क्रांति का संबंध है मूंगफली के नहीं बल्कि मसाला से संबंधित है। बादामी क्रांति का संबंध मसाला उत्पादन से है। वर्तमान में सिंचाई साधन के विस्तारण के कारण भारतीय कृषि मानसून पर आधारित नहीं, बिल्कुल गलत है ही, अभी मानसून पर अभी भी आधारित है। भारत में स्पेशल इकोनॉमिक जोन ACZ माने स्पेशल इकोनॉमिक जोन की नीति देश में पहली बार कब प्रारंभ की गई थी? तो 2000 ईस्वी में। भारत में स्पेशल इकोनॉमिक जोन गलत था, सूख गया था। भारत में स्पेशल इकोनॉमिक जोन ACZ की नीति देश में पहली बार कब प्रारंभ की गई थी? तो 2000 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रतिगामी प्रकृति का है? तो वो है वस्तु एवं सेवा कर। निम्नलिखित में से कौन सा कर प्रतिगामी प्रकृति का है? तो वस्तु एवं सेवा कर। 50 नंबर, निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित है? तो वो ये नंबर सुमेलित है। क्यों? क्योंकि देखिए PR खन्ना समिति NPA के रूपरेखा में परिवर्तन हेतु है। PR खन्ना समिति क्या है, किसके लिए है? तो NPA के रूपरेखा में परिवर्तन हेतु। RB गुप्ता समिति किसके लिए है? तो कृषि ऋण क्षेत्र में सुधार हेतु। RB गुप्ता समिति किसके लिए है? तो कृषि ऋण क्षेत्र में सुधार हेतु। PR नायक समिति किसके लिए है? तो लघु एवं मध्यम उद्योगों के ऋण हेतु। PR नायक समिति किसके लिए है? तो लघु एवं मध्यम उद्योगों के ऋण हेतु। और अभिजीत सेन समिति किसके लिए है? तो लंबी अवधि के लिए खाद्य नीति तैयार करना। अभिजीत सेन समिति किसके लिए? तो लंबी अवधि के लिए खाद्य नीति तैयार करना। पहला डिजिटल बजट किस राज्य द्वारा पेश किया गया? तो उत्तराखंड द्वारा। पहला डिजिटल बजट किस राज्य द्वारा पेश किया गया? तो उत्तराखंड द्वारा। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किसके मध्य का संबंध फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है? तो वो दर्शाया जाता है मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी। निम्नलिखित में से किसके मध्य का संबंध फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है? मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के बारे में असत्य कथन की पहचान करें। तो वो है ऑप्शन ई। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत
इस योजना के लिए 18 से 50 वर्ष की आयु के सभी व्यक्ति पात्र होंगे। इस बीमा योजना की प्रीमियम राशि 330 रुपये वार्षिक है। इस योजना में जोखिम कवरेज 2 लाख रुपये का है और इसकी शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी। निम्न में से कौन संघीय बजट 2022-23 की 4 प्राथमिकताओं में शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 1 2 3 4 ये चारों है। निम्न में से कौन संघीय बजट 2022 की 4 प्राथमिकताओं में शामिल है? तो पहला पीएम गति शक्ति, दूसरा समावेशी विकास, तीसरा उत्पादन संवर्धन और निवेश उदीयमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति और जलवायु पूरक कार्य, और चौथा निवेश का वित्त पोषण। निम्न में से किस उपायों के द्वारा सरकारी घाटे में कमी की जा सकती है? तो उसका आंसर हो जाएगा ई, करों में वृद्धि अथवा व्यय में कटौती। करों में वृद्धि अथवा व्यय में कमी से सरकारी घाटे में कमी की जा सकती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण विशेषता संघीय सरकार की है? तो वो है सी ऑप्शन, 1 2 3। निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता संघीय सरकार की है? तो संविधान की सर्वोच्चता, 2 या अधिक स्तरों वाली सरकार और स्वतंत्र न्यायपालिका। और यहाँ पे चौथा में है कि आपातकालीन प्रभाव। देखिए, आपातकालीन प्रावधान संघीय नहीं बल्कि एकात्मक सरकार की विशेषता है, जबकि संविधान की सर्वोच्चता, लिखित संविधान, 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका आदि ये सब संघीय सरकार की विशेषता होती है। चलिए अब देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में निम्नलिखित में से कौन प्रावधान में शामिल नहीं था? भारत शासन अधिनियम 1935 में निम्नलिखित में से कौन प्रावधान शामिल नहीं था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई। देखिए, अखिल भारतीय संघ की स्थापना करना, अखिल भारतीय संघ की स्थापना, प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति, केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली का आरंभ, और फिर दलित महिलाओं और मजदूरों के लिए निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत, ये सारे के सारे भारत शासन अधिनियम 1935 में प्रावधान शामिल थे। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य बस संघ राज्य क्षेत्र हैं? तो वो हैं 28 राज्य और 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 में है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है। 20 में क्या है? तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। और 22 में क्या है? तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण है। और अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यवहार पर बलात्कार का निषेध। भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकारों का संरक्षक है, तो वो है ऑप्शन ई। भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकार वर्णित है। कहाँ मूल अधिकार वर्णित है? तो 12 से 35 तक। अगर कभी किसी व्यक्ति, संस्था या सरकार द्वारा किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन किया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 एवं उच्च न्यायालय 226 के तहत रीट जारी करते हैं। अतः मूल अधिकारों का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों है, ठीक ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई। इसमें न्यायपालिका दिया है, न्यायपालिका में सब आ जाता है जो कि है नहीं, इसलिए ऑप्शन ई कोई नहीं। यहाँ हाई कोर्ट होगा और सुप्रीम कोर्ट होगा। किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो वो भारत के राष्ट्रपति हैं। किसी राज्य के लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति। निम्नलिखित में नीति निर्देशक तत्वों के बारे में क्या असत्य है? तो वो है डी ऑप्शन। इनका मूल उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में असत्य कथन क्या है? तो इनका मूल उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। भारत के राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित में से कौन सी वीटो शक्ति प्राप्त है? तो इस कौन सी वीटो शक्ति प्राप्त है? तो विशेषित वीटो शक्ति प्राप्त है। भारत के राष्ट्रपति के पास निम्नलिखित में से कौन सी वीटो शक्ति प्राप्त है? तो विशेषित वीटो शक्ति प्राप्त है। वर्तमान में राज्यसभा के कितने सदस्य केंद्रशासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं? तो
तो वो आते हैं 8। वर्तमान में राज्यसभा के कितने सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आते हैं? तो 8 है। 65 नंबर, बिहार में लोकसभा के लिए आवंटित सीटों में से कितनी अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? तो वो है 6। बिहार में लोकसभा के लिए आवंटित सीटों में से कितना अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है? तो 6। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों की पूर्व सूचना आवश्यक है? तो 14 दिन। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिनों की पूर्व सूचना आवश्यक है? 14 दिन। भारतीय निर्वाचन आयोग को सर्वप्रथम किस वर्ष बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया? तो वो बनाया गया 1989। भारतीय निर्वाचन आयोग को सर्वप्रथम किस वर्ष बहुसदस्यीय निकाय बनाया गया? तो 1989। भारत के संविधान की किस अनुसूची में दल बदल संबंधी उपबंध हैं? तो वो हैं ई ऑप्शन में। 10वीं अनुसूची दल बदल संबंधी कानून है। 10वीं अनुसूची में क्या है? तो दल बदल संबंधी कानून है। 5वीं अनुसूची में क्या है? तो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में उपबंध है। 5वीं अनुसूची में क्या है? तो अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण के बारे में। 7वीं अनुसूची में क्या है? तो केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। 7वीं अनुसूची में क्या है? तो केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। और 8वीं अनुसूची में आपको पता होगा कि संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं। 69 नंबर देखिए, मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा और संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित कदाचार के आरोप के आधार पर। तो ये आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से पारित कदाचार आरोप के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान की 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची में किस सूची का विषय है? तो समवर्ती सूची का। निम्न में से कौन सा गुण ध्वनि तरंग में विद्यमान नहीं है? तो ध्रुवन विद्यमान नहीं है ध्वनि तरंग में। बाकी विवर्तन, प्रतिध्वनि, अनुनाद ये हैं। विवर्तन, अनुनाद, प्रतिध्वनि ये ध्वनि तरंग में विद्यमान हैं, बाकी ध्रुवन नहीं है। देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि मोल्ड निम्न में से किसके अंतर्गत आते हैं? तो वो आते हैं फंजाई। मोल्ड निम्न में से किसके अंतर्गत आते हैं? तो फंजाई। एक डायोप्टर निम्न में से किसके बराबर होता है? तो 1 पर मीटर के बराबर होता है। 1 पर मीटर के बराबर होता है। निम्न में से तापमान की एसआई इकाई कौन सी है? तो वो है केल्विन। निम्न में से तापमान की एसआई इकाई कौन सी है? केल्विन। मोबाइल फ़ोन चार्जर किस प्रकार का उपकरण है? तो वो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। मोबाइल फ़ोन चार्जर किस प्रकार का उपकरण है? तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। निम्न में से गामा किरणों की प्रकृति है? तो वो है उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें। उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें। निम्न में से गामा किरणों की प्रकृति है उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें। निम्न में से कौन जल में घुलनशील विटामिन है? निम्न में से कौन जल में घुलनशील विटामिन है? तो बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। वहीं पे देखिए आप याद रख लीजिए कि बी सी ये जल में घुलनशील है और कीड़ा ये है वसा में घुलनशील विटामिन। ठीक है, नेक्स्ट। विद्युत संचरण हेतु उच्च वोल्ट ग्रिड का प्रयोग किया जाता है, तो वो है शक्ति की हानि अधिक होती है। विद्युत संचरण हेतु उच्च वोल्ट ग्रिड का प्रयोग किया जाता है तो शक्ति की हानि अधिक होती है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परिवर्तित ध्वनि के बीच कम से कम कितना समय अंतराल होना चाहिए? तो वो होना चाहिए 0.1 सेकेंड। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परिवर्तित ध्वनि के बीच कम से कम कितना समय अंतराल होना चाहिए? तो 0.1 सेकेंड। नाभिक के अलावा कोशिका के किस अंगक में डीएनए होता है? तो वो होता है
1 और 2 में, माइटोकॉन्ड्रिया में और हरित लवक में। नाभिक के अलावा कोशिका के किस अंग में डीएनए होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में। 81 नंबर, जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होने वाला जलीय फर्न है एजोला। जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होने वाला जलीय फर्न है एजोला। 82 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस में फॉर्मिक अम्ल मिथेनोइक पाया जाता है? तब वो पाया जाता है ऑप्शन ई। देखिए, सूक्ष्म चींटी, लाल वाला चींटी, बिच्छू, मधुमक्खी आदि में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। किसमें? तो चींटी, मधुमक्खी और बिच्छू में। ये चींटी जो होना चाहिए लाल वाला, काला वाला नहीं होना चाहिए। तो उस सब में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, यानी मिथेनोइक पाया जाता है। विभिन्न फसलों के लिए मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तब वो है मैग्नीज। विभिन्न फसलों के लिए मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मैग्नीज। श्वसन किस प्रकार की दहन की क्रिया का उदाहरण है? तो वो है मंद दहन। मंद दहन। श्वसन किस प्रकार की दहन क्रिया का उदाहरण है? मंद दहन। निम्न में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो वो पाए जाते हैं प्लास्टिड। निम्न में से कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं? तो प्लास्टिड। 86 नंबर, किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तब वो है परमाणु क्रमांक। किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो परमाणु क्रमांक। ऊष्मा गतिकीय रूप में से कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी रूप कौन सा है? तब वो है ग्रेफाइट। ऊष्मा गतिकीय रूप से कार्बन का सर्वाधिक अस्थायी रूप कौन सा है? तो ग्रेफाइट। नेक्स्ट सवाल, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका पदार्थों का परिरक्षण में प्रयोग होता है? तो वो होता है ऑप्शन ई। देखिए, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में पराबैंगनी किरणें सोडियम बेंजोएट एवं बेंजोइक अम्ल आते हैं। सोडियम बेंजोएट और बेंजोइक अम्ल और इसके अलावा पराबैंगनी किरणें, ये सब के सब पदार्थों के परिरक्षण में प्रयोग होता है। 89 नंबर, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, CNG ब्यूटेन और प्रोपेन नहीं होता है, इसमें मीथेन और इथेन होता है। CNG में क्या होता है? तो मीथेन और इथेन होता है। बाकी जल गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कोल गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन, प्रोड्यूसर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, प्रोड्यूसर गैस में क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और प्लस नाइट्रोजन। देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन बोल रहा है, तो इसका सत्य कथन होगा 3-4-1। और इसमें थोड़ा सा याद रख लीजिए कि सिरका का निर्माण फलों के रस के किण्वन से होता है। सिरके में उपस्थित अम्ल बेंजोइक अम्ल होता है, ये गलत है। इसमें होगा कि सिरका का निर्माण फलों के रस से के किण्वन से होता है। यह एसिटिक एसिड, इसमें बेंजोइक अम्ल नहीं, एसिटिक एसिड या एथेनोइक अम्ल का तनु विलयन होता है, जिसे एक परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो दूसरा जो गलत था उसको सही करवा दिया। अब बाकी पहला और तीसरा चौथा ये तीनों ही सही है। पहला कह रहा है कि गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है। गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है। और तीसरा, सिरका एक परिरक्षक के रूप में उपयोग होता है। और चौथा, सिरके में एथेनोइक अम्ल उपस्थित होता है। एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है, तो वो होता है इलेक्ट्रॉन्स एवं होल्स दोनों द्वारा। एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है इलेक्ट्रॉन्स एवं होल्स दोनों द्वारा। प्राणियों के निम्नलिखित में से किन संवर्गों में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? तो वो होता है उभयचर और सरीसृप। प्राणियों के निम्नलिखित में से किन संवर्गों में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? तो उभयचर और सरीसृप। एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति क्या होगा? 4 गुना बढ़ जाएगा। एक तार में बहती विद्युत धारा एवं विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति होगा 4 गुना बढ़ जाएगा। 94 का देखिए, माता पिता का कौन सा सम्मिलित नहीं है ये पूछ रहा है। तो माता पिता का रक्त समूह, बच्चों में संभावित रक्त समूह को बारे में पूछ रहा है। तो देखिए, A गुना A माने A जो होगा
तो उससे ए बी बनेगा, ये बिल्कुल गलत है। बाकी बी बी से ए बी ओ बनेगा, ओ रहेगा तो ओ बनेगा, ए बी और ए बी रहेगा तो ए बी और ए बी बन जाएगा, माने बच्चों का संभावित होगा। अब देखते हैं ये 85 नंबर को, 95 नंबर, डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज। डीएनए में कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो डीऑक्सीराइबोज। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्न में से किसकी बनी होती है? तो वो बनी होती है ऑप्शन ई। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति में किसकी बनी होती है? तो ऑप्शन ई। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टीग्लाइकोन यौगिक की बनी होती है एवं कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति पूछ रहा है, तो जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकिन, मैं लिख देता हूँ, पे पे पेप्टी पेप्टी पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन, ये है ड है, ये क्या है? ड। मैं अभी कर देता हूँ क्लियर। पेप्टी पेप्टिडोग्लाइकन, ये हो गया जीवाणु की कोशिका भित्ति। लेकिन काइटिन जो होता है वो काइटिन क्या होता है? तो एक सेकंड, हाँ 96, काइटिन होता है कवकों की कोशिका भित्ति, ये कवक की कोशिका भित्ति होता है और ये जीवाणु की कोशिका भित्ति होता है। चलिए 97, निम्न में से कौन सी जीव एक कोशिकीय नहीं है? निम्न में से कौन सी जीव एक कोशिकीय नहीं है? तो वो है कवक। कवक जो है एक कोशिकीय जीव नहीं है। बाकी अमीबा, जीवाणु, क्लाइडोमोनास, ये सारे के सारे क्या हैं? एक कोशिकीय जीव हैं। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, तो वो द्रव एवं गैस में हो सकता है। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है द्रव एवं गैस में। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन, और इसी के वजह से हम लोग कोविड-19 से हम लोग छुटकारा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस बार बार अपना परिवर्तन करके अपना रूप चेंज कर लेता है, और इसका इंग्लिश में म्यूटेशन इसी को कहते हैं, म्यूटेशन। निम्नलिखित में से कौन सा एक हरित गृह गैस नहीं है? तो वो है O2। निम्नलिखित में से कौन एक हरित गृह गैस नहीं है? तो O2। देखिए हरित गृह गैस कौन से हैं? तो इसमें कुछ CO2 हो गया, CFC हो गया और CH4 हो गया, N2O हो गया। इसके अलावा N2O भी याद रखिए। 101, अफगानिस्तान में तालिबान संकट को देखते हुए भारत द्वारा अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई? तो ऑपरेशन देवी शक्ति। अफगानिस्तान में तालिबान संकट को देखते हुए भारत द्वारा अपने नागरिकों को अफगानिस्तान से बाहर निकालने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई? तो ऑपरेशन देवी शक्ति। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो वो जीता नोवाक जोकोविच ने। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? नोवाक जोकोविच ने। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है, तो वो कौन है? लक्षद्वीप। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। यूएई ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया है? तो वो किया है यूसुफ अली को। यूएई ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अबू धाबी के शीर्ष नागरिक सम्मान से पुरस्कृत किया है? यूसुफ अली को। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वृक्षावरण का क्षेत्र है कितना है? तो वो है 95,748 वर्ग किलोमीटर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत में कुल वृक्षावरण का क्षेत्र है तो 95,748 वर्ग किलोमीटर। भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में वैनेडियम के भंडार की खोज की है? तो वो की है अरुणाचल प्रदेश में। भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण के
ने किस राज्य में वैनेडियम के भंडार की खोज की है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? तो वो लिया गया है फ्रांस। भारत ने किस देश के साथ मिलकर वर्ष 2021 को पर्यावरण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है? तो फ्रांस। बिहार में खुले वनों का क्षेत्रफल है, तो वो कितना है? तो वो है 37,061.54 वर्ग किलोमीटर। बिहार में खुले वनों का क्षेत्रफल है तो 37,554 वर्ग किलोमीटर। केरल के ट्यूबरमैन कहे जाने वाले किस व्यक्ति को व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो वो किया गया शाजी NM। केरल के ट्यूबरमैन कहे जाने वाले किस व्यक्ति को व्यक्तिगत श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो साजी NM। भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ खोला गया? तो वो खोला गया मुंबई में। भारत का पहला विदेशी पक्षी पार्क कहाँ खोला गया? तो मुंबई में। किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की शुरुआत की है? तो वो है राजस्थान। किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना की शुरुआत की है? तो राजस्थान। भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किस संस्था के साथ $200 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो वो किया है वर्ल्ड बैंक। भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किस संस्था के साथ $200 मिलियन का ऋण समझौता किया है? तो वर्ल्ड बैंक। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किसकी आत्मकथा है? तो वो है सुरेश रैना। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी किसकी आत्मकथा है? तो सुरेश रैना। विश्व का पहला देश जिसने सड़कों पर कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति दी है? तो वो है ब्रिटेन। विश्व का पहला देश जिसने सड़कों पर कम गति वाली ड्राइवरलेस कारों को चलाने की अनुमति दी है? ब्रिटेन। हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो वो किया गया इरिडा। हाल ही में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा किस भारतीय संस्था को ग्रीन ऊर्जा अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इरिडा। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की है? तो वो है डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा किसे वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की? तो डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टेड। 23 जनवरी 2020 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने कौन सी जयंती मनाई है? तो वो है 125वीं। 23 जनवरी 2022 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 125वीं। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल राजस्व प्राप्तियां अनुमानित है? तो वो है 1,96,704.51 करोड़ रुपया। बिहार बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल राजस्व प्राप्तियां अनुमानित है तो 1,96,704.5 करोड़ रुपया। एगोंजी अकोंजो इबिला को WTO के नए प्रमुख के रूप में चुना गया, उनका संबंध किस देश से है? तो वो है नाइजीरिया। एंगोजी ओकोंजा इबेला को WTO के नए प्रमुख के रूप में चुना गया, उनका संबंध किस देश से है? तो नाइजीरिया। मातृ मृत्यु दर होती है तो वो होती है प्रति 1 लाख जीवन जन्मों पर माताओं की मृत्यु संख्या। मातृ मृत्यु दर होती है तो प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर माताओं की मृत्युओं की संख्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? तो वो है 2047। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? तो 2047 तक। किस मंत्रालय द्वारा तपस ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विस तपस ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विस पोर्टल लॉन्च किया गया? तो वो किया गया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। किस मंत्रालय द्वारा तपस ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विस
पोर्टल लॉन्च किया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। लॉ एक्ट का सर्वाधिक संचित भंडार निम्न में से किस देश में है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। लॉ एक्ट का सर्वाधिक संचित भंडार निम्न में से किस देश में है? तो ऑस्ट्रेलिया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो वो है महाराजा अग्रसेन। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हिसार हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस व्यक्ति के नाम पर रखने की घोषणा की? तो महाराजा अग्रसेन। इरमिंगर धारा है। इरमिंगर धारा है अटलांटिक महासागर की गर्म जल धारा। इरमिंगर कहाँ है? तो अटलांटिक महासागर की गर्म जल धारा। यूनेस्को गुइलेमो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो वो है मारिया रेसा। यूनेस्को गुइलेमो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो मारिया रेसा। वज्र प्रहार किन दो देशों के बीच किया जाने वाला थल सेनाभ्यास है? तो वो है भारत अमेरिका। वज्र प्रहार किन दो देशों के बीच किया जाने वाला थल सेनाभ्यास है? तो भारत अमेरिका। निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश को हाल ही में टीबी मुक्त घोषित किया गया? तो वो है लक्षद्वीप। निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश को हाल ही में टीबी मुक्त घोषित किया गया? तो लक्षद्वीप। हाल ही में किसने अपना पहला उपन्यास लाल सलाम लिखा है? तो वो है स्मृति जुबिन ईरानी। हाल ही में किसने अपना पहला उपन्यास लाल सलाम लिखा है? स्मृति जुबिन ईरानी। किस राज्य में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? तो वो की गई है केरल। किस राज्य में भारत के पहले डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है? केरल। निम्न में से कौन सी लैगून झील का आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है? तो वो है पुलिकट। निम्न में से कौन सी लैगून झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है? पुलिकट। कश्मीर घाटी में हिमोड़ निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना है? वो है करेवा। कश्मीर घाटी में हिमोड़ निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना है करेवा। निम्न में से कौन सी दर्रा मनाली लेह से एक सड़क मार्ग द्वारा जोड़ता है? तो वो जोड़ता है रोहतांग दर्रा। निम्न में से कौन सा दर्रा मनाली को लेह से एक सड़क मार्ग द्वारा जोड़ता है? रोहतांग दर्रा। निम्न में से कौन सी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है? तो वो बनाती है पटकाई बूम पहाड़ियाँ। निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है? पटकाई बूम पहाड़ियाँ। भारत में सबसे कम वर्षा निम्न में से किन क्षेत्रों में होती है? तो वो होता है लेह। भारत में सबसे कम वर्षा निम्न में से किन क्षेत्रों में होती है? लेह। शिक्षा मंत्रालय ने युवा योजना शुरू की। निम्नलिखित में से कौन सा इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य होता है? तो वो होता है युवा लेखकों का मार्गदर्शन। शिक्षा मंत्रालय ने युवा योजना शुरू की है। तो निम्नलिखित में से कौन सा इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य है? तो युवा लेखकों का मार्गदर्शन। किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? तो वो है बलुई मृदा। किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? बलुई मृदा। निम्न में से कौन पूर्वतीय नदियों के उदाहरण हैं? तो वो हैं सतलज। निम्न में से कौन सी पूर्वतीय नदियों का उदाहरण है? तो सतलज। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला राज्य है? तो वो है सिक्किम। 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम शहरी जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना किस वर्ष की गई थी? तो वो की गई थी 1931। भारत में पहली बार जाति आधारित जनगणना किस वर्ष की गई थी? 1931। अब देखिए 141 का क्वेश्चन, और इसका आप लोग बना के इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में भेजेंगे। तो अगर आप लोग को ये सब वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, अगर चैनल पे नए हों तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें दोस्तों, और ये चैनल को थोड़ा प्रमोट करें अपने दोस्तों के साथ, शेयर करें। और आप लोग को इसी 150 क्वेश्चन के साथ छोड़े चलता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने चरित्र को इस प्रकार बनाएंगे कि महिलाएं आपके साथ होने से सुरक्षित महसूस करेगी। धन्यवाद।